हेलो हर्षदीप, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, अच्छी हूँ। और दिस ईयर आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, कितना कितना स्कोर रहा? जेआरएफ का एग्जाम दिया था और पीएयू का एमईटी दिया। एक सोलन में भी एग्जाम हुआ था, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी का, वो दिया था। जेआरएफ का तो ऐसे अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। पीएयू का और वाईएस परमार का अच्छा हुआ था, उसके स्कोर्स भी अच्छे थे। ओके, कितना कितना था आपका स्कोर? स्कोर मेरा एफटी में मुझे लेना था, वहां पे पीएयू में मेरा 17th आया था और वाईएस परमार में मेरा 55। ओके, 100 में से होता है वहां पे एग्जाम। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपका स्कोर अच्छा है। और अभी आपने एडमिशन फिर किस में ली है या लेनी है? अभी तो मैं एफटी में हूँ, अभी पीएयू में ही। अगर सोलन में मुझे हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस मिल जाती है तो फिर उधर शिफ्ट कर जाऊंगी। ओके, तो फिलहाल आप एयू में एमएससी में एडमिशन ले चुके हो, फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग में। हाँ ओके, जी। वेरी गुड। बीएससी में आपके पास कौन सा था कोर्स, डिग्री में मतलब? बीएससी में आई वाज इन बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, ओके, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। तो अभी आपने जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर करी और उसके बाद आप एमएससी फूड टेक में करने वाले हो, एडमिशन ले लिया जैसे, तो फिर कोई खास वजह यहाँ पे शिफ्ट करने की इंटरेस्ट था या कोई और आपको मेन वजह लगी? मुझे मैम थोड़ा बहुत पोस्ट हार्वेस्ट पे इंटरेस्ट था। तो सोलन में तो पोस्ट हार्वेस्ट का अलग डिपार्टमेंट है ही। तो फिर यहाँ पे कोई ऐसे अलग डिपार्टमेंट नहीं है, जा तो फ्रूट साइंस लो आप मोस्टली। हम्म। तो फिर ऐसे मुझे कईयों ने ऐसे एडवाइस दिया था कि एफटी में भी ऐसे पोस्ट हार्वेस्ट का कुछ परसेंट होता है, तो फिर मैंने एफटी सोचा था। ठीक है, ठीक है। ओके, तो जो पीएयू का एमईटी एग्रीकल्चर का एग्जाम है, उसका क्या लेवल है? इजी टू मॉडरेट, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। इजी भी लग सकता है, मुश्किल भी लग सकता है। ठीक। मॉडरेट सा लेवल है। ठीक है। और जेआरएफ से ये कितना सेम या अलग है? जेआरएफ से तो बहुत इजी है। जेआरएफ में तो कुछ क्वेश्चंस देखकर ऐसा लगता है कि ये अब तो हमें पता ही नहीं है। जेआरएफ के लेवल से तो इजी है। ठीक है। और आईसीआर या कोई और आपने दिया हो? और तो नहीं अभी कोई दिया। ठीक है जी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सेक्शन जैसे दो होते हैं, 1 और 2, तो कितने कितने क्वेश्चंस, पैटर्न क्या है मतलब एमईटी एग्रीकल्चर का? 90 आएंगे जो आपने ऐसे जर्नल एग्रीकल्चर पढ़ा है। जर्नल में आ जाता है एग्रीकल्चर, मतलब एग्रोनॉमी, एंटो पैथो, हॉर्टिकल्चर, उसमें भी आ जाता है जो आपने सारा जर्नल एग्रीकल्चर किया है। और 60% आते हैं जो आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज किया है। जैसे मेरा एफटी था और हॉर्टिकल्चर था, तो इन दोनों में से मुझे 60-60 क्वेश्चन आएंगे। पहले वो पेपर हॉर्टी का उन्होंने दिया था जिसमें 90 और 60 का इकट्ठे टाइम था, और फिर एफटी के लिए अलग एडिशनल टाइम था, 1 घंटा। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ टाइम कितना होता है एग्जाम में? शॉर्टेज है सच तो नहीं होता, क्योंकि ये वो वाला क्वेश्चन पेपर तो नहीं है कि हमें कोई सम सॉल्व करना है और हमें टाइम कम मिल रहा है। हो जाता टाइम पे। ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, कोई कैलकुलेशन जनरल में? सीनियर्स को आए थे, और जैसे मैंने पोर्टल में से क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़े बहुत थे, वो भी इजी थे, बट हमें नहीं आए। ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस तो जैसे कोई पिगमेंट हो जाती है उस पे आ जाता है, या फिर फैमिलीज आ जाती हैं, या फिर हम ऐसे वीडिसाइड्स पेस्टिसाइड्स कौन से यूज करते हैं, वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक। इंसेक्ट्स आ जाते हैं मेजर मेजर। ठीक है, ठीक है। आप प्रेपरेशन कैसे करते थे? आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपने एडमिशन भी ली है, तो आप थोड़े टिप्स दो अब अपने जूनियर्स को कि प्रेपरेशन कैसे करें ताकि एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, एडमिशन भी हो डिजायर्ड कोर्स में। प्रेपरेशन के लिए मैं तो एक तो पोर्टल में से जो नोट्स थे वो फॉलो कर रही थी, और अपनी तरफ से नेमराज फॉलो कर रही थी। और ऐसे जो क्लास नोट्स होते हैं वो तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो हमने खुद क्लासेस में बनाए होते हैं, या फिर जो लाइव क्लासेस में हम सुनते हैं
वो अगर हम खुद भी पढ़ेंगे उतना हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितने हम अपने खुद के लिखे हुए नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। प्रेप और ऐसे, जी। और जैसे आप प्रैक्टिस करो, जैसे वो क्वेश्चंस आप टेस्ट लेते थे हमारे, वीकली जो हमने पढ़ा फिर उसका टेस्ट होता था, तो हमें पता लग जाता था कि हम कहाँ तक स्टैंड ले रहे हैं, अभी हमें ये टॉपिक और पढ़ना है कि ठीक है ये हो गया। ठीक है। ओके। प्रेपरेशन टाइम पे थ्योरी पे ज्यादा टाइम देना चाहिए या एमसीक्यू पे? स्टार्टिंग में तो आप थ्योरी पढ़ो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, पर अगर आपके बेसिक्स आपको लग रहा है कि क्लियर है, फिर तो आप सीधा क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे वो आपको ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आएगा कि कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है एग्जाम क्लियर करने में? वो तो मैम होता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लास्ट तक तो ऐसे हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ नहीं आता, ऐसे टेंशन होने लग जाती है। और तब अगर आप मॉक टेस्ट दोबारा दोबारा भी देते हैं, अगर नंबर हमारे पिछली बार से बढ़ते हैं, तो फिर वो ऐसे मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, अब थोड़ा सा आ गया है, हो जाएगा पेपर, ऐसे डरने की बात नहीं है। ठीक है। अपना डेली का शेड्यूल बताओ, प्रेपरेशन टाइम पे कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, क्लासेस कितने टाइम की होती थी वगैरह सब कुछ। स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे, लास्ट के कुछ मंथ्स पे तो ऐसे 4-5 घंटे तो मैं पढ़ती थी ऐसे क्लासेस के अलावा भी। पर ऐसे उससे पहले तो ऐसे एक्चुअली मेरी गेम भी थी, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाती थी। पर एंड तक तो फिर मैंने पढ़ा 4-5 घंटे। ठीक है। ओके। तो ज्यादा वैसे आपको मुश्किल पेपर किसका लगा, सेक्शन 1 का या 2 का, एमबीटी में से ही? ये सेक्शन 2। बराबर। सेक्शन 2 का लेवल अप सेक्शन था। 2 ठीक है। ओके। और सेक्शन 1 की तैयारी सेक्शन 2 के लिए कितनी हेल्पफुल होती है? वो तो, अगर वैसे वो सेक्शन 1 के साथ साथ ही हो जाती है वो तो। अगर मैं सच्ची बताऊं, मैंने एफटी का तो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हम्म। एफटी का नहीं है, तो मैंने एफटी बहुत कम ही पढ़ी थी सीनियर से, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, मुझे पता हम्म। भी नहीं था इतना। तो जो जो ऐसे सीनियर्स ने नोट्स पढ़े थे, जो क्लास में किया था एफटी का, मुझे कोर्स भी एक ही दो आते हैं बस पूरी डिग्री के टाइम। तो फिर बस उतना ही पढ़ा था और उतने में भी अच्छा रैंक आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एफटी का तो मैं ऐसे पढ़ के ही नहीं गई, ऐसे रैंक कैसे आ जाएगा सिर्फ जर्नल के बेसिस पे। हम्म। पर अगर आप जर्नल अच्छे से पढ़ते हो तो आपको हेल्पफुल होता है, आपकी आपका जो मेजर कोर्स है आप उसमें भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं होते, उसमें भी इजी आते हैं। हॉर्टिकल्चर के पार्ट में भी ऐसे फैमिलीज आई थी, या कोई पिगमेंट आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फैमिलीज के तो 2-3 क्वेश्चंस आए थे। ओके। आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएशन की अगर हम जैसे कोर्सेज, चलो सेमेस्टर वाइज आते रहते हैं, प्रेपरेशन होती रहती है, पेपर होते रहते हैं, एंटम वगैरह, वो अगर हम वो करते रहें, ग्रेजुएशन हो जाए ठीक है, वैसे एंट्रेंस दे दें, या ग्रेजुएशन के बाद हमें थोड़े टाइम के लिए ही सही चाहे पर स्पेशली एंट्रेंस की प्रेपरेशन करनी चाहिए? वो तो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है, अगर आपको लग रहा है कि आपने 4 साल में बहुत अच्छे से प्रॉपरली आपने पढ़ा है, पूरा टाइम आपने आर ली सब कुछ। मेरा तो ये ड्रॉबैक था कि हमारा फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन था, तो फिर अगर उनको लग रहा है कि हाँ वो उसके बाद डायरेक्ट ही अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं। ठीक है। वैसे ये है कि अगर हम उसके एग्जाम के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन कर लेंगे तो थोड़ा बेटर है, इजी हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेआरएफ में थोड़ा और लेवल अप हो जाता हम्म। है, तो फिर हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, बुक्स उतनी पढ़नी पड़ती हैं। आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी फिर अच्छा रैंक लाने के लिए और एडमिशन लेने के लिए? मैं बताऊं, मैं वैसे तो मैं एग्जाम के टाइम ना थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, जिसकी वजह से जा तो मैं ओवर अटेम्प्ट कराती हूँ एग्जाम और मैं गलत कर देती हूँ। और मैंने नोटिस किया, मैंने बस ये डिसाइड किया था, सोलन के टाइम भी यही हुआ था कि मैं कुछ गड़बड़ खुद ही कर देती हूँ, जैसे पहले ही ओएमआर में ना, अगर मुझे आता है पर जल्दी जल्दी में ना मैं गलत में भर दिया। हम्म। अब वो तो मैं सही भी नहीं कर सकती, तो फिर बिल्कुल। उस चीज से बचने के लिए मैंने इस बार सोचा था कि जो पहले अच्छे से आते हैं पहले वही अटेम्प्ट करूं, फिर उसके बाद जिन जिन में मुझे डाउट है वो एक बार पहले बुकलेट पे ही मार्क कर लूं, फिर मैं थोड़ा टाइम सोचूं फिर करूं। और उसके बाद भी ऐसे मैंने तो बुकलेट लास्ट के 15 मिनट्स बंद करके रख दी थी,
कि मैं आगे कुछ और मार्क ही ना करूं, क्योंकि फिर मैं गलत मार्क कर देती हूँ, मुझे ये लगता है। अच्छा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच्चे हैं? ऐसी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें लगता होता है कि ये ठीक है, पर वो गलत हो जाता है, बाद में नंबर कम आते हैं, पर उनके हिसाब से तो पेपर बड़ा अच्छा हुआ होता है। तो कैसे बचें? वो तो अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट देते हो, आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप अगर तुक्का सोचते हो, आप पहले वो जो दिमाग में आया आपका वो सही होता है, कि आप थोड़ा ज्यादा सोच के मार्क करते हो तो वो सही होता है। हम्म, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेपरेशन में ना बहुत बार बच्चे डीमोटिवेशन स्टेज में हो जाते हैं, कि जैसे पहले तो एमईटी लेवल पे तो ये होता है कि बच्चे पहले तो सीरियसली नहीं लेते। मोस्टली स्टूडेंट्स पहले तो ये होता है कि कोई नहीं, अभी टाइम पड़ा है ना। फिर उसके बाद ये होता है कि सिलेबस इतना ज्यादा, एक आधा टेस्ट करके देखा नंबर कम आ गए तो मेरे अप्रोच से बाहर की बात है, मेरे से तो नहीं ये होना। तो फिर अभी आप कैसे गाइड करोगे उन्हें? एमईटी वैसे इतना मुश्किल एग्जाम तो नहीं है, अगर आप ऐसे, अगर आप खुद प्रिपरेशन करोगे तो वो आपको थोड़ी पहले करनी पड़ेगी। थोड़ा हम्म। टाइम आपको ज्यादा चाहिए, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे सीरियसली पहले नहीं लेते। अगर बिल्कुल। आपको लास्ट मंथ में करनी है तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो वह आपको प्रॉपर एक रोड मैप दे देते हैं। वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने वो एग्जाम दिया। तो फिर वो ऐसे रोड मैप बना देते हैं, आप वो क्वेश्चंस ही करते हो और वो रिपीट होती हैं चीजें। पेपर में हमें दिखता है कि हाँ, हमने जो क्वेश्चंस किए, जो हमें मैम ने बताया वैसे ही क्वेश्चंस आए। कितना का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है फिर ऐसे क्वेश्चंस देख के? मैम फिर तो ऐसा लगता है कि आगे भी आते होंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट टिक हो जाते हैं, और वो टिक भी ठीक होते हैं, है ना? हाँ जी, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑप्शंस भी ना उसी ऑर्डर में होती हैं, अच्छा। ऑप्शंस भी नहीं चेंज होती। सेम सीक्वेंस में ही आ जाता है। चलो बढ़िया, यही मेन बेनिफिट होता है ना, पता लग जाता है कि इस लेवल के आते हैं, और अगर बिल्कुल भी सेम कुछ आ गए हो तो फिर और भी अच्छी बात है कि सेम सेम आ गए। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है अक्सर बच्चे करते हैं और अवॉइड करनी चाहिए? लास्ट मोमेंट पे थोड़ा टेंस हो जाना, अपने आप पे सेल्फ डाउट करना कि नहीं, हमने हमने जो किया हमें सब भूल रहा है। अब हमने अगर प्रिपरेशन की है तो वो हमें अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना ही चाहिए कि नहीं, सब कुछ सही होगा। जो हमने पढ़ा है वो याद तो है, पर हमने ऐसे डर जाते हैं कि हम्म। नहीं होगा। जैसे मैंने भी एक बार आपको मैसेज किया था कि मैम मुझे डर लग रहा है। जी तो जी। फिर तो वही चीज है, बस वो डर नहीं रखना अपने अंदर। एट द एंड जो आपने पढ़ा वो ही आएगा पेपर में, कुछ बाहर से तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल। ओके। और जैसे आपने बताया आपको तो अब एक्सपीरियंस है कि ड्यूरिंग एग्जाम टेम्पटेशन एंजाइटी हो जाती है या कुछ, तो उसकी वजह से टेम्पटेशन मिस्टेक हो जाती है, हालांकि पेपर आता होता है। तो अभी आपने इतने हम्म। एग्जाम्स दिए हैं, अभी आप खुद ही टिप्स दो कि उस एंजाइटी को, एग्जाम एंजाइटी से कैसे बचें? बचने के लिए पहले तो आप सेंटर थोड़ा पहले जाओ। अगर आप पहले उसी, मतलब ऐसे आप 15-20 मिनट्स पहले जाओ, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करो, बैठो वहां पे। पानी की बोतल लेके जाओ। मुझे अगर बीच में भी एग्जाम का टाइम होता था, मैं पानी पीने लग जाती थी। पहले आप वॉशरूम चले जाओ, जब 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 ऐसे घूम सकते हो ऐसे घूमो, कहीं बैठो मत, तो आप दिमाग में सोचने लग जाते हो। ह्यूमन माइंड कुछ भी सोचने लग जाता है। अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, वहां पे पहुंच जाओ। और फिर जब एग्जाम आ जाता है, फिर अगर आपको तब भी हो रहा है तो ऐसे थोड़ा सा अपने आप को आईज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स करो, फिर एग्जाम करो। ठीक है। कितने के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? बहुत बच्चे पूछते हैं एग्जाम से पहले हर साल हमसे कि कितने क्वेश्चंस करके हम सेफ जोन में आए, या ज्यादा ना करें, तो ऐसा कोई नंबर फिक्स्ड है या नहीं? मैम एज सच तो कोई नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में कभी ऐसे हुआ है कि मैंने कम क्वेश्चंस किए पर मेरे वो सही हो गए। वो ना लैब, मैंने तो अपने हिसाब से, मैंने तो ये सोच के गई थी मॉक टेस्ट के हिसाब से, मैंने अंदाजा लगाया था कि अगर पेपर इजी आया तो मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी, ताकि वो कट ऑफ लाइन तो क्लियर करूं, क्योंकि बाकी बच्चे भी ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमें पेपर मुश्किल लग रहा है तो वो सबको ही मुश्किल लगेगा ना। तो बिल्कुल फिर तुम ट्राई करो कि तुम्हें जो आते हैं उतने ही करो, ताकि तुम उस लेवल तक, पासिंग लेवल तक तो पहुंच जाओ। अगर सबको ही आ रहा है फिर तो तुम्हें ज्यादा मार्क करने पड़ेंगे कि तुम क्लियर कर सको। बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट होती है मेरी एग्जाम से पहले, कि अगर मुश्किल है तो फिर तो कम ही करो, पर अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, फिर अटेम्पटेशन बढ़ानी पड़ेगी। पर जितने आते हैं उतने ही करो, तुक्के मत मारो, सबसे बड़ी चीज तो यही है। अच्छा, जब हाँ प्रेपरेशन जी। कर रहे थे तो फिर बिगेस्ट फियर क्या था?
बिगेस्ट फियर कि आगे अब क्या होगा, इससे डर लगता है, फ्यूचर का पता नहीं होता कि हम्म। कब हम, क्या पता ना क्लियर हो और मैं ऐसे घर पे बैठी रहूं। हम्म। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आना ही बिगेस्ट वो ही था मेरा तो। अच्छा। ओके। आपका ऑनलाइन जो कोचिंग आपने ली हमसे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, और ऐसे मुझे टाइम की भी प्रॉब्लम थी, तो वो भी ऐसे सॉर्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ी इशू आया था कि ऐसे हम्म। उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बाद तो नोट्स तो प्रोवाइड कर दिए गए थे उस टाइम के भी। और ऐसे जब मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लगाती थी, तो फिर अच्छा था एक्सपीरियंस। समझ आ जाता डाउट था सेशंस होते थे। हाँ जी, क्लासेस में? ऐसे जो डाउट्स आते थे, डाउट सेशंस होते थे, मैं आपको पर्सनली भी भेज देती थी, ऐसे फिर डाउट्स क्लियर हो जाते थे। ठीक है। सिलेबस आपका सारा करवा दिया गया था, कुछ रहा तो नहीं? नहीं, ऐसे सिलेबस सब हो गया था, पहले ही हो जाता है सिलेबस तो, ऐसे 2 हफ्ते पहले ही, उसके बाद तो बस क्वेश्चंस ही होते हैं मेन। हम्म। मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस क्लासेस में हमने करी, या आपको सेल्फ प्रैक्टिस को दिए, और जो एग्जाम था सिमिलर लेवल का था या डिफरेंट चीजें थी? मैं ऐसे कहूंगी कि 80-90% तो सिमिलर लेवल का ही था। बाकी 10% तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हो सकता बिल्कुल। है हम अगले बार थोड़ा अलग आए, मेरे मेरे टाइम अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वो एट्टी हाँ जी। 90% करके भी एडमिशन तो हो जाती है। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा आपने ग्रेजुएशन भी पीएयू से करी है, तो कैसा रहता है फिर एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बीएससी हॉर्टिकल्चर का? यूनिवर्सिटी एक्सपोजर तो बहुत अच्छा देती है, बिकॉज हमें होता है जैसे बच्चे कुछ को होता है कि हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना है। हम्म। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का मतलब पीएयू में तो मुझे तो ऐसे लगा कि ऐसे मेरा जो पहले कॉन्फिडेंस लेवल था, या फिर मैं पहले जो थी, और अब जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जो बनी हूं ना, उसमें बहुत फर्क है। और वो पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लगता है, पर्सनैलिटी से शार्प हो गई मेरी। बिल्कुल। और हर बंदे को होता है कि हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और वो पीएयू में होती है। ठीक है। ऐसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें उसकी वजह से। ठीक है जी। स्पोर्ट्स का कितना ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में ऐसे फर्स्ट ईयर में अब तो हाँ कंपलसरी होता है, ऐसे वो कह देते हैं आपको कि आपको एनसीसी, एनएसओ, या फिर आपको एनएसएस रखनी ही है, वो आपके करिकुलर में होता है। उसके बाद अगर आप एनएसओ रखते हो, तो फिर आपको रोज ही ग्राउंड जाना होता है, तो आप एक गेम चूज करते हो। एनसीसी में तो आप एनसीसी वाली लाइन में चले गए। एनएसएस में जैसे आपको समाज सेवा वो सब सिखाते हैं। और मेरे पास तो एनसीसी भी थी, और मैं ऐसे साथ में गेम्स भी करती थी, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में थी टीम में। तो फिर मैं ऐसे ग्राउंड में इधर जाती थी, इधर इंटर कॉलेज होते हैं, इंटरवर्सिटी होती है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे सीधे प्रेजेंट करते हो, और वो सर्टिफिकेट बाद में आपको हेल्पफुल होते हैं एडमिशन्स के टाइम भी। आगे आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो स्पोर्ट्स कोटे होते हैं, उनके वेटेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी में पूरा मौका मिलता है हमें अपने जो भी हॉबीज हैं, है ना, या एक्सपीरियंसेस को और इम्प्रूव करने का, शार्प करने का। ठीक है जी। हाँ। ओके। सुना है कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स एग्जाम्स बच्चे कहते हैं बड़ा चलते रहते हैं। एंटरटेनमेंट का भी मिलता है कुछ मौका, करिकुलर को करिकुलर बैलेंस चलता है कि एग्जाम्स एग्जाम्स है? एग्जाम्स तो क्योंकि क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए हैं, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जाम्स नहीं होंगे, वो तो होंगे ही। ऐसे बैलेंस तो चल जाता है, वो तो अब किसी बच्चे को मुश्किल भी लगता है, अगर आपको पता है कि आपकी परसों कोई मैच है, या फिर आपका कोई कंपटीशन है, तो आप उसे पहले पढ़ के रख लो। हम्म। यूथ फेस्ट के टाइम भी ऐसे तो बात नहीं है, यूथ फेस्ट में प्रॉपर इतनी एक्टिविटीज होती हैं, इतनी सारी इवेंट्स होते हैं, हर एक सब कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी मेहनत कराते हैं वो 2-2 महीने पहले। और उसके टाइम भी एग्जाम्स होते हैं, बच्चे तब भी एग्जाम्स देते ही हैं, अच्छे हो जाते हैं। वो टीचर्स भी थोड़े बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर आप टीचर से बात करोगे कि हमारा ऐसे इवेंट है, हमारा एग्जाम आप बाद में ले लो, अगर टीचर मान कुछ टीचर्स मान जाते हैं। ओके। ठीक है जी, और कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड आप टिप्स देना चाहो?
एक्चुअली मुझे बस इतना बोलना था, जैसे कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, जे नहीं हुआ, तो हम इधर फंस गए हैं। हम्म। ये स्टार्टिंग में उनका थोड़ा इमेजिन ऐसे उन्हें होता है कि बस आईआईटी में जाना है या फिर जे नीट क्लियर करके ही आगे जाना है, बाकी तो कोई डिग्री नहीं होती। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, इस लाइन में भी बहुत स्कोप है। बस मन लगाने की बात है, वो तो बाकी कोर्सेज एक्चुअली पूरे दुनिया को इतने पता है। हम्म। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाली लाइन इतनी लोगों को नहीं पता। वो तो बस आप अगर आगे आगे जाते रहते हो, इंटरेस्ट बनता है, तो इन सब में भी आगे बहुत स्कोप है। इस चीज से मत घबराओ कि हम इस लाइन में आ गए हैं, हम इंजीनियर नहीं बने, हम डॉक्टर नहीं बने, तो फिर अब हम इधर फंस गए हैं। अब आपको तो प्यार तो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो है ही है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि अब उधर नहीं हुआ तो इधर भी नहीं, अब हम फंस गए हैं, नेगेटिव हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने हर्षदीप। इवन हमारे पास भी आफ्टर ट्वेल्थ बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका नीट में या जेई में अच्छा स्कोर कार्ड नहीं होता, और वो बस रोते ही रहते हैं, कह लो रोज का उनका यही रोना होता है कि वो तो हुआ नहीं, अब ये भी पता नहीं होगा कि नहीं, हो भी गया तो क्या फायदा है, स्कोप क्या है इसका। हम्म। तो वो ऐसा नहीं है, इधर भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, अभी आप कोई दो चार जॉब अपॉर्चुनिटीज बता भी दो बच्चों को कि आप जैसे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के बाद ये कुछ कर सकते हो। आप एडीओ लग सकते हो, एचडीओ लग सकते हो, आप बैंकिंग में एएफओ का एग्जाम दे सकते हो, और भी ऐसे कई एग्जाम्स आते हैं। आप ऐसे आगे अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आप पहले एमएससी करो, फिर पीएचडी करो। अगर इसमें ऐसे है, कुछ जॉब्स हैं अगर आप बीएससी के बाद देते हो तो आपको थोड़ी कम सैलरी मिलती है। अगर आप ऐसे एमएस मतलब कुछ जॉब्स तो हैं, अगर आप एमएससी के बाद जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको प्रेफरेंस मिल जाती है उन जॉब्स में। बिल्कुल। इवन आप एमएससी के बाद भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आरएफ की पोस्ट होती हाँ है जी। रिसर्च फेलोअर की, और पीएचडी के बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो। हर जगह पे हाँ ऑप्शन। जी। आपका क्या प्लान है इन सब ऑप्शंस में से आफ्टर एमएससी? पीएचडी तो मुझे नहीं करनी। एमएससी के बाद तो ऐसे नीट का एग्जाम दूंगी ताकि आगे रिसर्च लाइन में भी जा सकूं, या फिर केवीकी में कहीं ट्राई करो। कुछ ऐसा प्लान है। एचडीओ का एग्जाम अगर आया, अभी तो अभी आ गया, तो अभी पता नहीं है कब आएगा आगे। बिल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत अच्छा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कोचिंग का कैसा रहा? अच्छा था एक्सपीरियंस, ऐसे सारे टीच ऐसे सपोर्टिव थे आप भी। अगर ऐसे कोई भी हेल्प मांगती थी मैं तो ऐसे हेल्प कर देते थे। क्लासेस भी जैसे मैंने कहा एडजस्ट, मतलब मेरे टाइमिंग स्टार्टिंग में मैच नहीं किए तो भी ऐसे हेल्पफुल थे सारे। ठीक है, कोई रिग्रेट तो नहीं ज्वाइन करके? नो नो। ठीक है जी। ज्यादा दिस ईयर आप और आपके ब्रदर दोनों ने हमारे से ऑनलाइन ही कोचिंग ली है। आपके ब्रदर हाँ आफ्टर जी। ट्वेल्थ वाले कोर्स में थे, और आफ्टर आप एम बीएससी वाले कोर्स में थे। दोनों ही ऑनलाइन हाँ कोर्सेज जी। में थे, या दोनों की सेम टाइम पे क्लासेस चलती होंगी अलग अलग जगह पे? उनकी तो खैर तीन सेम टाइम सब्जेक्ट्स पे की होते, चलती होंगी, आपकी एक ही होती होगी। दोनों अपने अपने रूम्स में बैठे होते थे क्लासेस लगाने के लिए। चलो बढ़िया। फिर आपका पर एग्जाम लेट हुआ ना, आपको ज्यादा टाइम तक पढ़ना पड़ा, उनका एग्जाम हाँ पहले जी, था। उनका एग्जाम पहले था। चलो बढ़िया, दोनों अब यूनिवर्सिटी में है, खुश हो दोनों भाई बहन? हाँ जी। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हर्षदीप टाइम देने के लिए। अच्छा, क्या ये वीडियो हम इन इन फ्यूचर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी आप तो यूनिवर्सिटी ही हो, जब भी टाइम लगे जरूर मिलके भी जाना। हाँ आपके जी, अब नगर टाइम सेंटर भी। लगेगा आऊंगी। हाँ हाँ जरूर जी। जरूर। बस स्टैंड के पास ही है, जरूर आके भी जाना। वेट रहेगी आपकी। ठीक है हर्षदीप, ओके। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, थैंक यू मैम। बाय।